नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे और आज हम लोग फर्दर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक है हम लोग का कॉलिजन थ्योरी। अब समझते हैं कॉलिजन थ्योरी क्या होता है। कॉलिजन थ्योरी का हिंदी होता है टक्कर का सिद्धांत। क्या होता है? टक्कर का सिद्धांत, या फिर हम लोग केमिकल भाषा में यहाँ बोलते हैं इसको संघटन का सिद्धांत। समझ में आया? कॉलिजन थ्योरी का मतलब क्या होगा? कॉलिजन थ्योरी का हिंदी होगा टक्कर का सिद्धांत, और या फिर दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है संघटन का सिद्धांत। संघटन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये हम लोग का टक्कर का सिद्धांत से हम लोग का क्लियर हो रहा है कि टक्कर, और टक्कर क्या किसके बीच में होगा यहाँ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इतना तो याद है ना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, केमिस्ट्री में क्या होगा? केमिकल होगा। और केमिकल कौन कौन होगा? केमिकल के रूप में वो एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस होगा। इसके बीच में टक्कर होगा। तो इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है हम लोग का एक कॉलिजन थ्योरी दिया कौन। पहला सवाल है कि कॉलिजन थ्योरी दिया कौन। कॉलिजन थ्योरी देने वाला का नाम है मैक्स टाउट्ज और विलियम लुइस। क्या नाम है? मैक्स टाउट्ज और विलियम लुइस। ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर के किसका सिद्धांत दिया है? टक्कर का सिद्धांत दिया है। ठीक, अब देखिए यह थ्योरी क्रियाकारक स्पीसीज, क्रियाकारक स्पीसीज कहने का मतलब क्या है? क्रियाकारक स्पीसीज कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट का हिंदी हम लोग समझ चुके हैं। अभिकारक होता है या फिर हम लोग कहते हैं उसको प्रतिकारक। ठीक है, अभिकारक क्रियाकारक स्पीसीज या तो वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयंस हो सकता है। को क्या माना है? ये ठोस गोला के रूप में माना है। कौन माना है? ये मैक्स टाउट्ज और विलियम लुइस। टक्कर का सिद्धांत में क्या किया है? मैक्स टाउट्ज और विलियम लुइस जो है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को क्या मान लिया? एक ठोस गोला मान लिया है। एक ठोस गोला के रूप में इसको एज्यूम कर लिया है। इसी के आधार पर वो अपना थ्योरी को आगे बढ़ाया है। जैसे देखिए अगला टॉपिक है हम लोग का, अगला पॉइंट है क्रियाकारक स्पीसीज को प्रोडक्ट में परिवर्तित होने के लिए उसके बीच टक्कर क्या होना जरूरी है? टक्कर होना आवश्यक है। मतलब ये बोल रहा है कि कोई अभिकारक है, अभिकारक से अगर ये प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है? ये प्रोडक्ट अगर बनाना है इसको, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपस में टकराना पड़ेगा। और टकराना भी दो तरह का होगा, यहाँ टक्कर भी दो तरह का होगा। एक होगा हम लोग का इफेक्टिव कॉलिजन और एक होगा नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव मतलब होगा प्रभावी टक्कर और नॉन इफेक्टिव का मतलब होगा अप्रभावी टक्कर, मतलब धीरे धीरे टक्कर, मतलब आंशिक रूप से टकराना। और एक होगा हम लोगों का कि आमने सामने टकराना और काफी जबरदस्त टक्कर होना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रभावी टक्कर। ठीक है, तो उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉलिजन थ्योरी क्या होता है। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कॉलिजन थ्योरी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में संघटन। क्या बोलते हैं इसको? संघटन आवृत्ति, या इसको बोलते हैं हम लोग टक्कर आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? टक्कर आवृत्ति, टक्कर आवृत्ति। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। या तो बोले आप संघटन आवृत्ति या फिर आप कह सकते हैं टक्कर आवृत्ति। अब ये होता क्या है कि कोई हम लोग क्या करते हैं, इकाई आयतन का इकाई आयतन ले लेते हैं। ठीक है, और ये इकाई आयतन में हम लोग जानते हैं कि ढेर सारा मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर एटम्स मौजूद रहता है। यही तो होता है कि कोई भी आप ले लें, 1 लीटर ले लें। 1 लीटर कहने का मतलब क्या है कि आप या तो आप गैस ले रहे हैं या फिर लिक्विड ले रहे हैं, या फिर ठोस भी ले सकते हैं आयतन इसका। ठीक है, एक आयतन उसका लेते हैं हम लोग लिक्विड का। तो अब देखिए इसमें जो भी अणु होता है ये बात करता है कि 1 सेकेंड में आपस में ये कितना बार टकराता है। ये जो अणु है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है या फिर आयंस है, 1 सेकेंड में कितना बार टकराता है आपस में। और वो जो 1 सेकंड में जितना बार टकराता है उसी को कहा जाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। उसी को डेफिनेशन में लिखे हुए हैं क्या? इकाई आयतन में प्रति सेकंड, इकाई आयतन मतलब क्या? 1 लीटर में, 1 लीटर क्या आयतन में प्रति सेकंड मतलब क्या? 1 सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे अधिक टक्कर जो होता है वो गैसीय अणुओं के बीच होती है।
अब गैसीय अणुओं के बीच सबसे अधिक टक्कर क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं ठोस में जो है ज्यादा आकर्षण बल होने के कारण वो आपस में बंधे रहता है और अपना मीन पोजीशन में भी वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, मतलब वो कंपन करता है। और द्रव में क्या, द्रव में फ्लो होने का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं उसके कणों के बीच में क्या, कम आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन गैस का अगर बात करें, गैस का अणु क्या होता है, अणु परमाणु या फिर आयंस स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र होता है तो क्या इधर उधर जल्दी से आपस में टकरा सकता है। तो यहां इसीलिए लिखे हुए हैं क्या कि सबसे ज्यादा जो होगा किसका, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा टक्कर किस में होगा, कहेंगे हम लोग किस में, गैस में होगा। बोलेगा इससे कम टक्कर किस में होगा, बोलेंगे लिक्विड में होगा। बोलेगा सबसे कम टक्कर किस में होगा, अणु को या परमाणु या फिर आयंस के बीच में, तो हम लोग कहेंगे ठोस के बीच होगा। आया क्या समझ में? ये भी सब ऑब्जेक्टिव में सवाल लेकर के वो आ सकता है। अगला है कि ये जो गैस का अणु जो टकराता है लगभग 1 सेकेंड में टकराता है 10 पे पावर 25 से लेकर के कहां 10 पे पावर 28 बार। आप समझ रहे हैं कि कितना बार टकराता है, आप तो गिन भी नहीं सकिएगा। 1 सेकेंड में वो कितना बार टकराता है, 10 पे पावर 25, मतलब ये कि 10 लिखिए और 25 बार पावर देते रहिए। अब समय बाकी उधर से इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख बस बचपन वाला कहानी आप करते रहे, आप गिन भी नहीं पाए कितना बार टकराया, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान में क्या रखेंगे हम लोग, अप्रोक्स में कितना बार टकराता है वो 10 पे पावर 25 से लेकर के 10 पे पावर 28 बार टकराता है। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में गैस। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का कि क्रियाकारक स्पीसीज के बीच प्रभावी टक्कर होना चाहिए। मतलब ये कि कोई अभिकारक अगर उत्पाद अगर बनाएगा, मतलब रिएक्टेंट अगर कोई प्रोडक्ट में चेंज होना चाहता है तो सबसे पहले रिएक्टेंट अणुओं को क्या करना पड़ेगा, आपस में प्रभावी टक्कर करना पड़ेगा। जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट वो नहीं बना सकता है। समझ में आया यहां तक? उसके बाद है अगला है हम लोग का टॉपिक कि इफेक्टिव कोलिजन हम लोग किसको कहते हैं, प्रभावी टक्कर हम लोग किसको कहेंगे। वही डेफिनेशन के आधार पर कि वैसा टक्कर जिसमें रिएक्टेंट पदार्थ क्या करेगा, प्रभावी टक्कर कर करके आपस में ज्यादा टकराने के बाद क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रभावी टक्कर। जिसमें आपस में टकराने के बाद वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है उसको बोलेंगे हम लोग अप्रभावी टक्कर। तो उसी को लिखे हुए कि वह टक्कर मतलब वैसा टकराव जिसके फलस्वरूप क्या होता है, क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब अभिकारक स्पीसीज उत्पाद में परिवर्तित कर दे जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर बोलते हैं। और दूसरा अप्रभावी टक्कर क्या होता है, अप्रभावी टक्कर होता है कि वैसा टक्कर जिसके फलस्वरूप क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब क्या, अभिकारक, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाता है। उत्पाद में परिवर्तित, अगर उत्पाद में परिवर्तित हो पाता है तो वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कॉलिजन कहलाएगा। अगर उत्पाद नहीं बना पाता है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, नॉन इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे। अब ये कहानी आता है कि प्रभावी टक्कर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि प्रभावी टक्कर कहां होगा और नहीं होगा। ठीक है, तो प्रभावी टक्कर होने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन है हम लोग का, देखिए उसके पास दहली ऊर्जा होना चाहिए। दहली ऊर्जा का मतलब क्या, दिल्ली वाला ऊर्जा, जो आदमी दिल्ली में रहता है उसके पास जो एनर्जी होता है काम करने का, वो वाला ऊर्जा क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ अणु के बीच में पाया जाता है, अणु के रूप पास जो है प्रेजेंट रहता है ये एनर्जी। वो कौन सा एनर्जी रहता है, दहली ऊर्जा उसको हम लोग कहते हैं। अब ये दहली ऊर्जा का काम क्या होता है, क्या करता है ये दहली ऊर्जा रह करके अणु या परमाणु या फिर आयंस में, ये क्या करता है, कोई भी अणु परमाणु या फिर आयंस को टकराने के लिए ये हेल्प करता है कि देखो हम तुम्हारे पास हैं, ऊर्जावान है और तुम उससे लड़ाई करो। आप भी जानते हैं किसी के पास अगर ऊर्जा नहीं रहे तो क्या वो दूसरे पे फाइट वाइट चला पाएगा, क्या बिल्कुल नहीं चला पाएगा। और फाइट वाइट नहीं चला पाएगा तो क्या वो झगड़ा जबरदस्त हो सकता है, क्या बिल्कुल नहीं होगा। अब वही अगर उसके पास बहुत एनर्जी है, गुस्सा आने के बाद तो ऑटोमेटिक ज्यादा एनर्जी आ जाता है। अगर आपके पास 10 जूल एनर्जी है तो गुस्सा आने के बाद सीधा वो डायरेक्ट कितना 100 जूल में कन्वर्ट हो जाता है और जबरदस्त फाइटिंग वीटिंग होने लगता है। सबसे ज्यादा तो रोड में जब मार होता है वहां पता चलता है। ठीक है, तो यहां आपको ध्यान में क्या रखना है कि कोई अणु के पास में कितना एनर्जी है टक्कर करने के लिए, जबरदस्त टक्कर करने के लिए, उस एनर्जी को ही बोलते हैं हम लोग कौन सा एनर्जी, दहली ऊर्जा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी। आ गया क्या समझ में? उसी को लिखे हुए हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब क्या, अभिकारक स्पीसीज प्रभावी टक्कर करके उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कि मतलब ऐसे इन जनरली अगर हम लोग समझें कि वैसा गुस्सा जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, दूसरे का मुंह कान फोड़ देते हैं, वो गुस्सा क्या है हम लोग का, यहाँ कौन सा ऊर्जा होगा, दहली ऊर्जा होगा। चलिए
अगला है कि टक्कर का सही विन्यास होना चाहिए। टक्कर का सही विन्यास होने का क्या मतलब है? टक्कर का सही विन्यास होने का मतलब है कि फाइट जो आप चला रहे हैं वो डायरेक्टली कहां लगना चाहिए? मुंह पे लगना, थोबड़ा में लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि फाइट मार रहे हैं, पता चलेगा अगला का शरीर में लगी नहीं रहा है, तो क्या वो प्रभावी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां ध्यान में रखें, अगर अणु का बात करें, अणु परमाणु या फिर आयंस का बात करें, तो उसमें देखेंगे कि उसमें सीधा सीधा टक्कर होना चाहिए। ऐसा नहीं आंशिक रूप से, जबरदस्त टक्कर होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से दो बात ध्यान में रखेंगे कि प्रभावी टक्कर होने के लिए दो चीज जरूरी है। पहला चीज दैलीय ऊर्जा, दूसरा चीज उसका विन्यास जो है वो सही होना चाहिए। विन्यास का मतलब क्या? वो सीधा सीधा टक्कर होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। यहां तक आ गया समझ में? अगला टॉपिक चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हम लोग के पास में टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम लोग के पास में पहले भी आया था जब हम लोग पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है। ऐसा हम लोग पढ़े थे पिछला। अभिकारक के अणुओं की संख्या पर, अभिकारक का प्रकृति कैसा है, ताप का प्रभाव पड़ता था, उसके बाद दाब का प्रभाव पड़ता था, किस पर? रेट ऑफ रिएक्शन पर। उसी में हम लोग लिखे हुए थे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव में देखिए क्या लिखे हुए थे? ताप का प्रभाव में लिखे थे कि अगर हम लोग टेम्परेचर 10 डिग्री का अगर अंतराल रखें, 10-10 डिग्री अगर बढ़ाएं, तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन सीधा 2 गुना या फिर 3 गुना हो जाता है। अगर कोई सपोज दैट हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग मान लेते हैं इसका रेट R है, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे R और 2 गुना होता है तो कई बार अंतर आया? 2 बार अंतर आया ना, 10-10 2 बार जो रहेंगे ना, 2 बार टेम्परेचर बढ़ा 10-10 डिग्री, तो हम लोग क्या बोले हैं कि 2 का क्या हो जाएगा? ये 2 बार जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 पे पावर कितना? n। हर 10 डिग्री अंतराल देखना है कितना बार अंतराल होगा। जैसे 2 बार अंतराल आया तो लिखेंगे 2 दुना, 2 पे पावर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा? इसका रेट वो 4R हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका कहां कहां फर्क पड़ता है। तो पहला फर्क पड़ता है इसका कि प्रत्येक 10 डिग्री ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग जो है क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे स्टार मार लें, चांद तारा लगा लें, सब कुछ लगा लें, लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर अगर लोग इंक्रीज करें, बढ़ाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। दूसरा बात कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, अंतराल ले रहे हैं, तो उससे रेट कांस्टेंट पर भी फर्क पड़ता है। रेट कांस्टेंट का भी मान भी क्या होता है? ये भी लगभग 2 गुना हो जाता है। ये भी आप ध्यान में रखें, इसका भी मान कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। ये दोनों पॉइंट अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, खास करके के तो कंपटीशन वाला तो पहले ही देख करके रखता है कि नहीं वहीं से सवाल वह पूछेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का ये कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का कि डेफिनेशन क्या होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का कोई डेफिनेशन, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है, इसको हम लोग बना करके लिखते हैं। बना करके कैसे लिखते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग सूचित करते हैं किससे? म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर देखेंगे कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट का मान टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है। इन दोनों का अनुपात को ही हम लोग कहते हैं क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और इसका जो अनुपात आएगा वो किसके? 2 गुना के लगभग बराबर आएगा टेम्परेचर। अब इसी को डेफिनेशन में लिखे हुए हैं कि ताप गुणांक 2 दर नियतांकों का अनुपात है जिसके बीच ताप का अंतर कितना डिग्री सेल्सियस? 10 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों के बीच में ताप का कितना डिग्री सेल्सियस? अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व करके लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं कि टी कितना डिग्री सेल्सियस? 10 डिग्री सेल्सियस बराबर, इसको अगर उधर लेके चल जाए तो कितना हो जाएगा? ये के टी 0 डिग्री सेल्सियस गुना कितना? 2 गुना। यही तो हम लोग पढ़े कि रेट कांस्टेंट प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। आया क्या यहां समझ में? इसको नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं भी आ रहा होगा, पहली बड़ी बार सुन रहे होंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक्टिव करना। एक्टिव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा ऊर्जा देना पड़ता है। इन जनरल शब्दों में अगर समझें कि अगर आप भूखे हैं तो आपको बोलेंगे थोड़ा सा जाओ ना वहां, कहिएगा नहीं हम तो नहीं जाएंगे। लेकिन वही कहें कि थोड़ा सा हम खिला पिला देते हैं अच्छा कुछ,
चिकन मटन बिरयानी बना करके खिला देते हैं, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा, वाह अब तो हम चल ले जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी जैसे ही दे रहे हैं मतलब क्या, आपको एक्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं, इसको एक्टिवेट कर दो। ऐसे इन जनरली जो देखते हैं हम लोग फोन ही लेते हैं, फोन में बिना चार्ज का क्या ऑन हो जाता है, कभी नहीं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्जर को घुसेड़ देते हैं, चार्जर जैसे ही घुसेड़ते हैं बैटरी चार्ज होता है, उसके बाद फोन को ऑन जैसे ही करते हैं वो ऑन हो जाता है। तो मतलब फोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ क्या करना है हम लोग को, वो एक्टिव नहीं करना है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है समझिए, अगर कोई मॉलिक्यूल्स आयंस या फिर एटम्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज करना है, अभिकारक को, अभिकारक अणु या परमाणु या फिर आयंस को प्रोडक्ट में हम लोग को चेंज करना है। तो प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इसके पास हम लोग जानते हैं कि अभिकारक अणुओं के पास क्या होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। और कौन सा ऊर्जा होना चाहिए, पहले से उपस्थित रहता है उसके पास दहलीय ऊर्जा। लेकिन दहलीय ऊर्जा से भी अगर किसी अणु परमाणु या फिर अणु आयन के बीच के पास अगर कम ऊर्जा है, दहलीय ऊर्जा से कम ऊर्जा अगर है, तो फिर हम लोग क्या करें, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभिकारक अणुओं को थोड़ा सा ऊर्जा देना पड़ेगा। वो जो हम लोग ऊर्जा देते हैं कुछ मात्रा में, उस ऊर्जा को ही कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अभिकारक अणु को एक्टिव करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए या फिर प्रभावी टक्कर करने के लिए जितना ऊर्जा हम लोग प्रोवाइड करते हैं और जितना ऊर्जा हम लोग देते हैं, उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको। उसमें डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो दहलीय ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को क्रिया करने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। उस ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग जो सूचित करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग सूचित करते हैं EA से। ये एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग का पहले भी आया था रेट ऑफ रिएक्शन में। कैटलिस्ट को जब हम लोग डालते थे, अभिक्रिया का वेग को क्या करता है, वो परिवर्तित कर देता है। लेकिन वहां लिखे थे पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जब डालते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्यों, वहां लिखे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट जब डालते हैं हम लोग, नेगेटिव कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन का मान क्या होता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि वहां एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यहां ये ध्यान में रखें कि एक्टिवेशन एनर्जी को सूचित क्या चीज से करते हैं, EA से करते हैं। अगला है हम लोग का इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक। अंतिम टॉपिक क्या है, वो है अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये अर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है, ये अर्हेनियस बाबा है ना। अर्हेनियस जो है एक समीकरण दिया, और वो समीकरण किस किस चीजों के बीच में दिया उसको समझते हैं हम लोग। अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक था, वो क्या किया कि ये जो हम लोग का ताप का प्रभाव जो पड़ रहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर, इस अभिक्रिया के बारे में क्या किया, वो स्टडी किया कि ताप का जो प्रभाव पड़ रहा है अभिक्रिया पर, अभिक्रिया का वेग पर, इस पर क्या क्या हो सकता है। तो वो क्या करने लगा, इस पर प्रयोग करने लगा। तो प्रयोग करके जो वो क्या किया, टेम्परेचर, ताप और रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन तैयार कर दिया। रिलेशन मतलब क्या, एक समीकरण तैयार कर दिया। किसके किसके बीच में, अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक क्या किया, ढेर सारा प्रयोग करने के बाद ताप और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या किया, वो एक रिलेशन निकाला, जिस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, अर्हेनियस समीकरण कहते हैं। वो अर्हेनियस समीकरण कौन सा है, ध्यान दीजिए इधर। वो अर्हेनियस समीकरण है K इजिकल टू, वो अर्हेनियस समीकरण है K इजिकल टू A इंटू ई पे पावर माइनस EA बाय RT। यही इक्वेशन दिया है कौन, अर्हेनियस साहब। जहां हम लोग का देखिए, ये K बराबर हम लोग का कौन है, रेट कांस्टेंट है। K बराबर क्या है, रेट कांस्टेंट है। और R बराबर हम लोग गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम लोग लिखे हुए थे पीछे, हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ रहे थे, पाई इक्वल टू CRT में R का वैल्यू आया था 0.0821 और लिए थे हम लोग और एक वैल्यू लिए थे हम लोग 8.14। ठीक है, और A को हम लोग बोलते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये अभी हम लोग पढ़े कौन सा एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ T है हम लोग का टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो लेंगे यहाँ हम लोग केल्विन में लेंगे। किस में लेंगे, हम लोग केल्विन में टेम्परेचर लेंगे, ये वाला टेम्परेचर। फर्दर हम लोग क्या करते हैं इसको, ये यहीं तक नहीं रुका, ये डिफरेंट टेम्परेचर पर भी चेक किया। कौन, अर्हेनियस, अलग अलग टेम्परेचर पर चेक किया। यहाँ तो एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर लिया, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर जब लेकर के ये देखा तो रेट कांस्टेंट पे क्या क्या फर्क पड़ता है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ थोड़ा सा मैथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
अब मैथ का फॉर्मूला कौन सा लगाएं? लॉग का फॉर्मूला। देखिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या लेते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और यहां ध्यान रखें, ये जो हम लोग लॉग लेते हैं ये नेचुरल लॉग हम लोग प्रयोग करते हैं, कॉमन लॉग नहीं प्रयोग करते हैं हम लोग। क्या कौन सा लॉग लेते हैं हम लोग? नेचुरल लॉग लेते हैं। बाद में हम लोग इसको कन्वर्ट करके कॉमन लॉग में लिख लेंगे। लेकिन देखिए लॉग जैसे ही लेंगे, देखिए इधर क्या लगाए हम लोग? लॉग के इज इक्वल टू लॉग, ये हो गया ए इंटू ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यही है। अब देखिए ये गुना में है, ये वाला टर्म, ये वाला पूरा टर्म, ध्यान दीजिए, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म गुना में है। तो हम लोग लिखे हुए हैं, फॉर्मूला लिखे थे log x इंटू log y बराबर होता है log x प्लस log y। ठीक है, ये फॉर्मूला है लॉग का प्रॉपर्टीज का। ठीक है, इसको ध्यान में, इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। x के जगह पर कौन है? ये a है, और y के जगह पर कौन है? ये टोटल वैल्यू है, e पे पावर कितना? माइनस ई ए बाय आर टी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? लॉग ये हो जाएगा लॉग ई, इसको क्या लिखें? ए प्लस लॉग, ये हो जाएगा ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक, फर्दर हम लोग फिर से हम लोग यहाँ लॉग लगाएंगे, लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग का प्रॉपर्टीज। और एक लिखे थे हम लोग लॉग का, लॉग एक्स पे पावर एन बराबर होता है एन लॉग एक्स। क्या होता है? एन लॉग एक्स। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं कहां? यहां देखिए पावर में है, ई पे ये पावर है, पावर को कहां लेके आ जाएंगे हम लोग? गुना में लेके आ जाएंगे। इसको देखिए फर्दर हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे आगे लॉग प्लस, और ये पावर कहां आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। क्या लिखें? ई ए बाय आर टी, ये हो गया लॉग ई। और ये हम लोग जानते हैं, ये भी फिर से आया ये लॉग का फॉर्मूला, लॉग का ये फॉर्मूला फिर से आया। इसका हम लोग ध्यान में रखेंगे, और नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों अगर सेम हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है? लॉग में 1 के बराबर होता है। तो फाइनली ये वाला वैल्यू कितना? 1 के बराबर। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग ई। अब देखिए प्लस माइनस कितना? माइनस, है ना। और ये क्या हो जाएगा? ई ए बाय आर टी। क्या इसको लिखेंगे हम लोग? क्योंकि इसका वैल्यू कितना के बराबर? 1 के बराबर। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। या तो आप यहां तक फॉर्मूला पे रख सकते हैं, या फिर इसके आगे हम लोग बढ़ाते हैं। क्योंकि ये अर्हेनियस क्या किया था? दो टेम्परेचर पर ये चेक किया था कि दो टेम्परेचर लेने के बाद क्या रिलेशन निकलता है। तो देखिए हम लोग टेम्परेचर अलग अलग लेते हैं। पहला टेम्परेचर बात करते हैं, यदि टेम्परेचर कितना? T1 ताप है ले रहे हैं, तो T1 ताप पर, चूंकि हम लोग जानते हैं ताप का प्रभाव जो है रेट कांस्टेंट पर पड़ता है। अगर ताप T1 लेंगे तो रेट कांस्टेंट का मान क्या होगा? K1 होगा। तो यहां हम लोग वर्ड लेते हैं लॉग, ये हो जाएगा लॉग के, लॉग के बराबर ये हो जाएगा लॉग K1 ए, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस ई ए बाय आर T1। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, यदि T2 ताप पर, कौन सा ताप पर? T2 ताप पर इसका रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? K2 हो जाएगा। तो फाइनली फिर से फॉर्मूला लगा लॉग ई के बराबर लॉग ई ए माइनस ई ए बाय आर T2। इसको समीकरण हम लोग लेते हैं 1, इसको समीकरण नाम दे देते हैं 2। ठीक है, अब जो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 में से 1 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए। यहां फ्रॉम इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग? सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या लिखें? इसको क्या लिखें हम लोग? K2, ये टेम्परेचर K1 हो जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे लॉग K2 माइनस K1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? लॉग ई ए, पहले इसको लिखेंगे हम लोग माइनस ई ए बाय आर T2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर वाला को लिखते हैं माइनस लॉग ई ए बाय आर T1।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे, देखिए क्या लिखे हैं इसको लिखेंगे हम लोग log, अब यहां लगेगा फॉर्मूला log x बाय वाई, तो मतलब क्या हो जाएगा k2 बाय k1, ये भी log का फॉर्मूला है। log x माइनस log y, log x माइनस log y बराबर क्या होता है log x बाय y। तो इसको देखिए अब हम लोग फिर लिखते हैं log EA माइनस EA बाय RT2, ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस log EA माइनस EA बाय RT, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये है किस में, प्लस में है, और ये वाला टर्म किस में है माइनस में है, तो हम लोग क्या करें दोनों को कटा दें। ठीक है, ये दोनों कट गया, बचा क्या, जो बचा उसको हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखते हैं log E k2 बाय k1 इज इक्वल टू, अब देखिए पॉजिटिव वाला को क्या करें हम लोग पहले लिख लें, क्या लिख लेंगे EA बाय R, ये क्या हो जाएगा T1 RT1 माइनस EA बाय RT2, ये कौन सा, ये वाला नेगेटिव वाला। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं log E k2 बाय k1 बराबर, अब देखिए दोनों में EA बाय R दोनों को क्या करें कॉमन निकाल लें, और इधर क्या बच गया, ये दोनों तो अलग अलग है, डिफरेंट टेम्परेचर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यहां तक ये नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग नेचुरल कॉमन लॉग में चेंज कर लेंगे। कॉमन लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.303 लॉग, कॉमन लॉग में चेंज करते हैं तो हम लोग जानते हैं बेस कितना हो जाएगा इसका 10, क्या लिखें k2 बाय k1 इज इक्वल टू EA बाय R, ये हो गया 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब क्या करते हैं, इस 2.303 को उस पर धक्का मार के लेके जाते हैं, चल इधर देखिए कहाँ है, गुना में है तो उधर लेके जाएंगे तो भाग में चल जाएगा। क्या लिखें इसको log बेस 10 k2 बाय k1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा EA बाय 2.303 R, ये हो जाएगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ये है फाइनल फॉर्मूला। अगर आपको अरेनियस इक्वेशन अगर 5 नंबर में सवाल पूछता है तो 5 नंबर में पूछेगा तो आपको यहां तक प्रूफ करना है आपको, और 5 नंबर में देगा तो आपको बोलेगा कि डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या क्या होगा। तो यहां से ध्यान रखें, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें 2-3 न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, ये पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, और एक चीज आप लोग करते नहीं है, कमेंट करके हर बच्चा बताएं कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कि वाह वीडियो बन रहा है या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चे को। ठीक है, दूसरा जितना भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से या फिर कमेंट करने से उससे होगा क्या कि मेरा एनर्जी सीधा 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। एनर्जी जैसे ही 7वें आसमान पे पहुंचेगा उसके बाद वीडियो का तो क्या कर देंगे, धर्रा लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।